अभी जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसमें जो इसराइल फलस्तीन का जो अभी झगड़ा चल रहा है, उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। और उसको लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग जो विचार हैं हमारे, वो सामने आ रहे हैं। तो इसमें मतलब जो सबसे पहली बात ये है कि थोड़ा हमको इसमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर हम इस इशू को समझना चाहते हैं, तो एक वक्त तो ऐसा था कि जब ये जो मुद्दा था, ये एक धार्मिक मुद्दा था। क्योंकि ये जो एरिया है, जो जिसको अभी फलस्तीन बोलते हैं, इस क्षेत्र को होली लैंड बोला जाता था, पवित्र धरती बोला जाता था। उसका कारण ये था कि जो ये क्षेत्र था, इसमें बहुत सारे जो धर्म है, खास करके जिसको अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है, उन धर्मों की ये जो है वो धरती से वो सब शुरू हुए थे। जैसे जो यहूदी धर्म है, वो यहाँ से शुरू हुआ। और उसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी है, वो भी यहाँ से शुरू हुई। और उसके अलावा इस्लाम से जुड़े हुए बहुत सारे पवित्र स्थान जो हैं, वो भी इसी धरती के ऊपर हैं। तो बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक ऐसा रहा कि ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो है, ये लड़ाइयों का गढ़ इसीलिए रहा कि जो यहूदी थे वो चाहते थे कि ये एरिया हमारे कब्जे में रहे। और जो क्रिश्चियन थे, वो चाहते थे कि ये जो क्षेत्र है वो हमारे कब्जे में रहे। और जब इस्लाम का उत्थान हुआ, छठी जो शताब्दी थी उसमें, तब उन्होंने तब वो ये चाहते थे कि ये एरिया जो है ये हमारे कब्जे में रहे। तो उस दौरान बहुत सारे धर्म युद्ध भी रहे। इसलिए जो जेरूशलम जो शहर है, ये अब तक इतिहास में ऐसा शहर बोला जाता है जिसको लेके सबसे ज्यादा जो लड़ाइयां हैं वो हुई हैं। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब सब जो एक तरह से एक्सपेंशनिज्म था कि हम लड़ाई करेंगे और लड़ाई करके हम कब्जा कर लेंगे और उसके बाद से हम अपने हिसाब से करेंगे। तो फिर जब धीरे धीरे जो पूंजीवाद है उसका जो प्रसार है वो होना शुरू हुआ, व्यापार वगैरह बढ़ा, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन भी होना शुरू हुआ। इधर उधर जो भी जो साम्राज्य थे उनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस था वो बढ़ा। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है इसमें शांति आना शुरू हुआ। और एक टाइम फिर ऐसा आ गया कि यहाँ पे जो भी धर्मों के लोग थे या अलग अलग समुदाय के लोग थे, वो सब मिलजुल कर रहने शुरू हुए। आज भी अगर आप देखते हो तो जो पुराना शहर जेरूशलम है, उसके चार हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है उसमें मुस्लिमों की बहुगिनती है, एक हिस्सा ऐसा है जिसमें क्रिश्चियनों की बहुगिनती है, एक हिस्सा ऐसा है जिसमें यहूदियों की बहुगिनती है, और एक हिस्सा ऐसा है जिसमें अर्मेनियन जो हैं उनकी बहुगिनती है। मतलब दुनिया के जो सबसे ज्यादा डाइवर्स जो शहर हैं उनमें से एक है जो पुराना जेरूशलम शहर है, वर्ल्ड सिटी जो जेरूशलम है उसको हम बोलते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा कैसे बना? तो इसमें फिर ये आता है कि जब ऑटोमन एम्पायर जो था, जो कि मिडिल ईस्ट में जो और दुनिया के भी सबसे जो बड़े और सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो साम्राज्य हैं उनमें से एक रहा है, उसका लगभग 350 साल तक इस एरिया के ऊपर में उनका साम्राज्य चला। तो वो उस टाइम के ऊपर में ऐसा हुआ कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ, यहाँ पे ये शहर बहुत फला फूला, यहाँ की आबादी भी बढ़ी। और धीरे धीरे फिर ऐसा हो गया कि ये सब धर्मों के लिए एक तरह से ऐसा हो गया कि चाहे वहां पे ऑटोमन एम्पायर जो था उसका राज्य था, लेकिन वहां क्रिश्चियन भी जो थे ये तीर्थ यात्रा के लिए आते थे, वहां यहूदी भी तीर्थ यात्रा के लिए आते थे। तो मतलब किसी को भी उस शहर में आने जाने से रोका नहीं गया। और जो ऑटोमन थे वो एक ऐसा भी कहा जाता है कि वो काफी सेकुलर थे कैरेक्टर में, एज कंपेयर टू के जो बाकी दूसरे कोई मुस्लिम जो साम्राज्य हुए हैं उनके मुकाबले। तो इसलिए मतलब वहां पे कोई इस तरह सा कोई धार्मिक फिरका परस्ती या इस तरह का कोई, काफी देर ऐसी रही, कई सदियां ऐसी रही कि जब इस तरह की कोई बात नहीं रही वहां पे। लेकिन जो मेन जो फ्लैश पॉइंट आया इस मुद्दे में, वो आया कि जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो मतलब अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो पहले विश्व युद्ध में जो था वो एक तरफ जर्मनी था और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर था और ऑटोमन एम्पायर था।
और दूसरी तरफ जो थे वो अलाइड पावर्स थी, जिसमें ब्रिटेन था, जिसमें फ्रांस था, और बाद में अमेरिका और भी कुछ उनके जो अलाई शामिल हुए। तो जब ये लड़ाई चलती रही और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जब स्टेलमेट हो गया, बिल्कुल जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन के बीच में आ रहा हो गया है कि दोनों लड़के थक भी गए, कोई ट्राई करता था दूसरे को हराने का तो पहला नहीं हारता था, दूसरा पहले को हराने का ट्राई करता था वो नहीं हारता था, तो उनके बीच में स्टेलमेट हो गया। तब इन्होंने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, तो तब इन्होंने ये सोचा कि कुछ नया बैलेंस ऑफ फोर्सेस बने कि जिससे हमारी तरफ पलड़ा जो है वो भारी हो जाए। तो ब्रिटेन ने उसमें एक जो प्लान था वो ये बनाया कि उन्होंने जो एक यहूदियों के बीच में एक ऐसी लॉबी थी जिसको जायनिस्ट लॉबी बोला जाता था, कि ज्यादातर जो यहूदी थे वो जो ये उनकी होली लैंड थी उससे वो इधर उधर जाके बस गए थे, कोई यूरोप में बस गया था, कोई रशिया में बस गया था, कोई अमेरिका में बस गया था, लेकिन उनके बीच में एक राजनीतिक जो एक कट्टरवादी कुछ लोग थे राजनीतिक तौर पे, जो ये चाहते थे कि जो यहूदी लोग हैं उनका होली लैंड है वहां पे उनके लिए एक देश ऐसा बने कि जिसको वो अपनी मातृभूमि बोल सकें, और उनको वहीं पे चाहिए था कि जो जेरूशलम है और जेरूशलम के आसपास का जो एरिया है वहीं पे हमारा जो है हमको होमलैंड हमारा बनना चाहिए। तो ये जो एक कट्टरवादी थ्योरी थी इसको जायनिज्म बोला गया, और जो इसको फॉलो करने वाले कुछ कट्टरपंथी यहूदी थे उनको जायनिस्ट बोला गया। तो जो ब्रिटेन था उसने जो ये सब कट्टरपंथी जायनिस्ट थे उनको अप्रोच किया और उनको बोला कि अगर अभी तक तो आप न्यूट्रल हो, क्योंकि जो यहूदी थे जो जायनिस्ट थे या फिर जो अमेरिका में बसने वाले जायनिस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग थे, क्योंकि वो ट्रेड मतलब करते थे ज्यादातर, और खास करके हथियारों के ट्रेड के ऊपर में उनका बहुत ज्यादा दबदबा था। और यूरोप में भी ऐसा था कि जो यहूदी लोग थे वो बहुत अमीर थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल थे, और दूसरा उनके पास में पैसा भी बहुत ज्यादा था। तो उनको ब्रिटेन को ये लगा कि अगर हम उनको अपनी तरफ कर लेते हैं तो एक तो ऐसा है कि जो यूरोप में जो जर्मनी और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के अंदर जो यहूदी हैं अगर वो हमारी तरफ में आ जाएंगे तो एक तो ये है कि वो अंदर से कमजोर हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि अगर वो अमेरिका वाले अगर आएंगे तो अमेरिका को अगर वो इस बात को लेके वो मना लेते हैं कि आप हमारी तरफ पहले विश्व युद्ध में आ जाओ तो उससे उनका पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि उनका जो एक महत्वाकांक्षा थी वो ये थी कि हमारे लिए जो हमारी होली लैंड है वहां पे हमारे लिए एक होमलैंड जो देश है हमारा होमलैंड एक बने, जूइश होमलैंड। तो उसको लेके फिर एक आता है, उसको बेल्फर डिक्लेरेशन बोला जाता है। एक आर्थर बेल्फर नाम का एक विदेश मंत्री था उस टाइम पे ब्रिटेन का, तो उसने एक डिक्लेरेशन निकाला जिसमें उन लोगों से ये वादा किया गया कि अगर विश्व युद्ध में आप हमारा साथ देते हो और हम जीतते हैं तो उसके बाद में जो भी एक नया एक विश्व का ढांचा बनेगा, नया एक वर्ल्ड स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें हम आपकी मदद करेंगे, हम आपको जो भी आप चाहते हो ज्यूइश होमलैंड वो हम आपको बना के देंगे। और उससे ये हुआ कि उसके बाद और भी बहुत सारे कारण हुए, लेकिन ज्यूइश लॉबी जो थी, जो जायनिस्ट लॉबी थी, उसका एक बहुत बड़ा हाथ था कि 1917 के अंत में अमेरिका जो है वो भी प्रथम विश्व युद्ध में जो अलाइड पावर थी उनकी तरफ से वो शामिल हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के आने के बाद में, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा बहुत था, अमेरिका से नई मिट्टी आई और नए लोग आए उनके पास, और उसके बाद बहुत सारा जो नया ट्रेड है, क्योंकि पहले अमेरिका जो था वो उनको जो भी चीजें लेते थे या और करते थे वो उसके पैसे लेता था, लेकिन जब वो अमेरिका जो है इनकी तरफ शामिल हो गया तो उसके बाद में वो भी इस तरह से हो गया कि भाई वो हम तुम्हारी तरफ से युद्ध में जो है वो हम शामिल हो रहे हैं। तो अमेरिका पूरी तरह से अब अलाइड पावर्स जो थी उसके साथ में आ गया। पहले वो न्यूट्रल था, पहले जर्मनी को अगर किसी चीज की जरूरत होती थी तो अमेरिका उसको भी देता था, वो सिर्फ ये था कि आप हमको इतने पैसे दो और अगर आपको हथियार चाहिए होंगे वो आप ले सकते हो।
लेकिन फिर अमेरिका खुल के जो है वो एलाइड पावर्स की तरफ आया, जिससे जो है वो बैलेंस एकदम से टिप हो गया। और 1918 के आखिर तक आते आते ऐसा हुआ कि जो एलाइड पावर्स थी वो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो जीत गई, और जो बाकी ये तीनों थे जिसमें जर्मनी था और ऑस्ट्रेलियो हंगेरियन एम्पायर था और ऑटोमन एम्पायर था, ये प्रथम विश्व युद्ध हार गए। तो इसमें इसके बाद में जो एक नया स्ट्रक्चर बना वो ये बना कि जैसे जर्मनी के पास एक टेरिटरी थी, जर्मनी हार गया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियो हंगेरियन एम्पायर के पास में एक टेरिटरी थी, वो हार गया। और ऑटोमन एम्पायर तो बहुत ही बड़ा था। उसके बाद में फिर जो अलाइड पावर्स थी, इन्होंने क्या किया कि जो भी इनके पास एरिया था, जर्मनी के अंडर जो एरिया था, जो ऑस्ट्रेलियो हंगेरियन एम्पायर के अंडर जो एरिया था, या ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो एरिया था, उसके इन्होंने अलग अलग जो देश थे वो बनाए। जैसे जर्मनी से इन्होंने एक तो जर्मनी बना दिया, और उसके बाद में एक इन्होंने पोलैंड बना दिया, जो अभी आज पोलैंड बोलते हैं, वो भी जर्मनी में से एक एरिया उसका निकाल के उन्होंने पोलैंड को दे दिया। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियो हंगेरियन एम्पायर था, उससे बहुत सारे कंट्री बने, ऑस्ट्रिया बन गया, हंगरी बन गया, चेकोस्लोवाकिया बन गया, उसका कुछ एरिया रोमानिया को दे दिया गया, उसका कुछ एरिया लेके जो है वो यूगोस्लाविया को दे दिया गया। ऑटोमन एम्पायर को इन्होंने जब तोड़ दिया तो उससे भी अलग अलग नेशन स्टेट निकले, बुल्गारिया बना, ग्रीस बना। तो इस तरह करके एक नया वर्ल्ड स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। और क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का कुछ एरिया तो यूरोप में था, उसके तो नेशन स्टेट बन गए, लेकिन जो इसका मिडिल ईस्ट में एरिया था उसकी इन्होंने कॉलोनियां बना ली, मतलब उसका एरिया इन्होंने डिवाइड कर लिया। क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका कोई बड़ी पावर नहीं था, जो बड़ी पावर सिर्फ दो थी, एक ब्रिटेन था और एक फ्रांस था। तो इनका जो था ये मतलब दो मेन थे जिन्होंने वहां पे क्या किया, जैसे सीरिया बना दिया गया, तुर्की बना दिया गया, इराक बना दिया गया, और एक बनाया गया ट्रांस जॉर्डन बनाया गया, एक मिस्र बनाया गया जिसको मिस्र बोलते हैं, फिर ट्यूनीशिया बनाया गया, लीबिया बनाया गया। तो ये सारे जो देश थे ये ऑटोमन एम्पायर को जब इन्होंने डिवाइड किया उसके बाद बने। तो जो ये ट्रांस जॉर्डन एरिया था, ये ट्रांस जॉर्डन वो एरिया था कि जिसको आज हम जॉर्डन प्लस फलस्तीन और इसराइल का जो एरिया है, ये इकट्ठा इन्होंने एक कॉलोनी बनाई थी। बाद में ऐसा हुआ कि जॉर्डन को इन्होंने अलग कर दिया और फलस्तीन को इन्होंने अलग कर लिया, इसके दो जो पार्ट थे वो बना दिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फलस्तीन था, मतलब ये कोई देश नहीं था, ये कॉलोनी थी। जैसे भारत एक कॉलोनी थी अंग्रेजों की, वैसे एक कॉलोनी बनी जिसके ऊपर में अंग्रेजों का कब्जा था। वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी ब्रिटेन देखेगा, और वहां पे कौन आएगा कौन जाएगा, किसको बसाया जाएगा, वो भी सारा जो है वो ब्रिटेन के ऊपर था। तो 1918 के बाद में ये हुआ कि ये जो एरिया था 1918 में, मतलब ये बोला जाता है कि इस एरिया में लगभग 90% लोग जो थे वो अरब थे, मुस्लिम, और मतलब 10% लोग बोला जाता है कि जो यहूदी थे। मतलब 90% अरब और 10% यहूदी, इस तरह की जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन थी इस एरिया में। लेकिन उसके बाद में क्योंकि ब्रिटेन ने जो है ये वादा किया हुआ था उनसे कि हम मतलब आपको होमलैंड बना के देंगे, तो उस वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहां पे बहुत बड़ी संख्या में जो यहूदी थे उनको इमिग्रेंट्स बना के वहां पे लाके बसाया जाने लग गया धीरे धीरे। मतलब हजारों लोग जो थे वो शिप के थ्रू आते थे, कई बाय लैंड आते थे। मतलब जो अरब नहीं थे, यूरोप से या फिर कहीं और से, अफ्रीका से, अमेरिका से, बहुत सारे लोग एक बड़ी संख्या में आने शुरू हो गए कि जो लोग चाहते थे कि मतलब हम वहां पे जाके रहें और हम वहां पे जाके हमने बसना है, और उस जगह के ऊपर में हम लोगों ने असल में मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कब्जा करना है। लेकिन जो लोकल अरब थे वो उसमें कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जो ब्रिटेन था, जैसे आप देखो कि मान लो इंडिया के ऊपर में अगर अंग्रेजों का राज था, तो इंडिया में अगर किसी और को लाके बाहर से बसाया जाने लग जाता तो इंडिया के लोग क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो सारी पावर थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी। तो लेकिन फिर ऐसा हो गया कि धीरे धीरे जो है वो 10-12 साल के अंदर अंदर जो ज्यूइश थे उनकी जो वहां पे संख्या थी उस एरिया में बढ़नी शुरू हो गई, उनकी कॉलोनियां बननी शुरू हो गई। इलीगल कॉलोनियां बोल सकते हो आप, क्योंकि वहां पे
उनको कोई लीगल उनके पास जमीन नहीं थी और कुछ नहीं था, उनको बस वहां पे लाया जाता था और वो अपना घर बना लेते थे और जमीनों के ऊपर में कब्जा कर लेते थे। तो उसके बाद में फिर ये हुआ कि जो लोकल अरब लोग थे उनके साथ में उनके क्लैश भी शुरू हुए इस चीज को लेके, क्योंकि मान लो अगर कोई अरब है, उसका मतलब जमीन है एक, और वहां पे उन्होंने आके वो इलीगली लोग रहना शुरू कर दिए जो यहूदी बाहर से आए, और उनके साथ में ऑब्वियसली क्लैश होगा अगर वो उनकी कब्जे की जमीन के ऊपर में या जो उनकी खुद की मालकी वाली जमीन कुछ भी जो थी उसके ऊपर कब्जा करेंगे। तो उसके बाद में इसकी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटेन ने ये किया कि भाई हम तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते कि अगर आपका उनके साथ में क्लैश होता है, लेकिन आप ऐसा करो, हम आपको आर्म्स प्रोवाइड करेंगे, आप हमको पैसे दो, हम आपको आर्म्स प्रोवाइड करेंगे और आप अपने मिलिशिया बना लो, आप अपने मिलिशिया बनाओ और वो जो मिलिशिया है वो आप मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन जो है वो अपनी करो, आप मतलब अगर मारामारी उनके साथ में करोगे भी तो हम मतलब उसमें कोई बीच में नहीं आएंगे। तो इस तरह करके मतलब ब्रिटेन का जो एक तरह से इन्फ्लुएंस के तहत या ब्रिटेन की सपोर्ट के साथ में बहुत सारे मिलिशिया बन गए, और वो जो मिलिशिया थे जब भी कोई नई कॉलोनी बनती थी तो वहां पे वो हथियारबंद लोग जो थे वो उसकी रक्षा करने के लिए जो थे वो रहते थे। अगर अरबों के साथ में कोई क्लैश होता था तो वो, अब क्योंकि अरबों को कोई सपोर्ट नहीं था, ना तो राजनीतिक सपोर्ट था ना कोई सामरिक सपोर्ट था, कोई भी सपोर्ट नहीं था, तो वो कुछ कर नहीं पाए। और धीरे धीरे इस तरह करते करते बाद में बोला जाता है कि एक पॉइंट ऐसा आया कि जब जो यहूदी थे उनकी जो संख्या है वो 1/3 तक पहुंच गई, जो फलस्तीन के अंदर जो कि पहले 10% थी वो 30 से 40% तक आ गई। और उसी के दौरान फिर ऐसा हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसी टाइम के दौरान। अब क्योंकि जो यहूदी थे, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहा था पहले मैं कि ऑटोमन एम्पायर तो कि जर्मनी का एलाई था, और जो यहूदी थे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी को हराने में अलाइड पावर्स का साथ दिया था। और जो एडोल्फ हिटलर था जिसकी अगुवाई में जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा, तो वो पहले विश्व युद्ध में एक सैनिक के तौर पे लड़ा था, और उसके दिमाग में ये चीज फिट हुई थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हम इसलिए नहीं हारे कि उन्होंने हमको मैदान में हरा दिया, कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे टैक्टिक चले कि उन्होंने मैदान के बाहर हमको जो है वो हराया, और मैदान के बाहर हराने में जो जर्मनी के अंदर के कुछ गद्दार जो थे उन्होंने मतलब उनका साथ दिया, और उन गद्दारों में मतलब उन्होंने कहा कि एक तो कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे वो गद्दार थे, उन्होंने जो है वो साथ दिया जो एलाइड पावर्स है उनका, और दूसरा यहूदी थे जो थे उन्होंने साथ दिया उनका, जो कि सच भी था। क्योंकि बेल्फोर डिक्लेरेशन जब सामने आया तो बेल्फोर डिक्लेरेशन के सामने आने के बाद में ये चीज प्रूव हो गई थी कि हाँ उन्होंने जो है जो भी मतलब इन्फ्लुएंशियल यहूदी थे उन्होंने साथ दिया था अलाइड पावर्स का जर्मनी के खिलाफ पहले विश्व युद्ध के टाइम। तो उसके उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि जो हम जानते हैं कि जो एक्सटर्मिनेशन का एक कैंपेन है हिटलर ने वो चलाया यहूदियों के खिलाफ, जिसमें उसने ये कर दिया कि ये जो यहूदी हैं ये अनडिजायरेबल लोग हैं और इनको जो है खत्म करना है मैंने। और उस टाइम पे बहुत बड़ा एक जो है वो कत्लेआम हुआ यहूदियों का, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए जिसमें यहूदियों को डाल दिया गया, वहां पे गैस चैम्बर के थ्रू उनको मारा गया। और वो फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि जब इस एरिया में जो यहूदी थे उनकी जो आमद थी वो और बढ़ गई कि जर्मनी से बच के जो लोग जा रहे थे इधर उधर तो वो सारे मतलब बच के वहां यहाँ पे जो फलस्तीन था यहाँ पे आ रहे थे। तो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फिर ऐसा हुआ, और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर खत्म हुआ उसके बाद फिर से जो है वो यहाँ पे यहूदी बहुत ज्यादा बड़ी लाखों की संख्या में जो यहूदी थे वो इस एरिया में आके मतलब फिर ऐसा हो गया कि इनकी जो संख्या थी वो लगभग बराबर हो गई, जितने अरब हैं उतने यहूदी हो गए इस एरिया में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर जब खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके और इसमें एक और चीज भी आती है कि एक थ्योरी ये भी आती है इसमें कि जो भी जायनिस्ट थे उन्होंने ये जो भी यहूदियों के साथ में हुआ ये सही में बहुत अनफॉर्चुनेट चीज थी कि किसी आदमी को या किसी एक कम्युनिटी को इस हिसाब से निशाना बनाया जाए कि आप यहूदी हो बिना किसी कारण के इलॉजिकली,
कि आप अनडिजायरेबल हो, ये बोल के हिटलर ने उनको मारा। ये मतलब हिस्ट्री के सबसे ज्यादा जो हीनियस क्राइम्स हैं उनमें से एक आता है कि किस तरह से बच्चे औरतों को इस तरह से मारा गया और बिल्कुल भी किसी ने मतलब पिटी नहीं किया उनके ऊपर में। तो इसमें फिर ऐसा हुआ कि जो जायनिस्ट थे उन्होंने सिचुएशन का फायदा उठाया और जो यहूदी थे उस पूरी कम्युनिटी के लिए, जो पूरी दुनिया थी उनके मन में एक तरस की भावना, एक पिटी की भावना पैदा की कि देखो ये बेचारों के साथ में ऐसा हो गया, इसीलिए इनका जो कंट्री है बनना वो जरूरी है। अगर इनके इनके साथ में इसलिए हुआ है कि इनका कोई होमलैंड नहीं है, तो होमलैंड अब कहाँ पे बने? होमलैंड बनेगा जहां पे फलस्तीन है वहां पे। इस तरह करके इस चीज को एक राजनीतिक प्रोपेगेंडे के तौर पे भी यूज किया गया जो हॉलोकास्ट था उसको। और कुछ ये भी बोला जाता है कि जिस हिसाब से डेथ टोल बताई जाती है हॉलोकास्ट में, कि जिसमें बोला जाता है कि लगभग 2 से 2.5 करोड़, मतलब जो 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच में डेथ टोल आती है कि जो यहूदी मरे हॉलोकास्ट में, तो वो भी बोला जाता है कि वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, इतने ज्यादा लोग नहीं मरे थे। और उसके मतलब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आती हैं कि जिसमें ये चीज आती है कि भाई ऐसा जो है ये पॉसिबल नहीं था कि इतनी देर में इतने जो यहूदी हैं वो मारे जाएं जितने बताए जाते हैं। लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए चाहे 50,000 यहूदी मारे, चाहे 5 लाख मरे, चाहे 5 करोड़ मरे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात ये थी कि जो पॉलिसी थी और जो ये कुछ भी हुआ, ये मतलब एक एंटी ह्यूमन और एंटी नेचर जो काम था वो था। तो इसलिए इस बात पे कि कम मरे ज्यादा मरे, इस बात को लेके ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हम उसको कोई कम करके देखें, इसलिए मैं इस बात के भी खिलाफ हूं। लेकिन जो जायनिस्ट लॉबी थी उन्होंने इस चीज को यूज किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर ऐसा हुआ कि जो पूरी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ। जैसे जो इंडिया है, इंडिया भी तो इसलिए आजाद नहीं हुआ कि मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हमने आंदोलन चलाए थे, उस टाइम पे पूरी दुनिया में ही ऐसा मूड हो गया था कि जो कॉलोनाइजर थे सबको बोला जाने लगा कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। और दूसरी बात थी, ये भी थी कि पहले विश्व युद्ध के बाद में फिर जब दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ तो ब्रिटेन जो था वो बहुत कमजोर हो चुका था। तो अब इतनी दूर दूर तक अगर आपने अपनी कॉलोनियां है उसको रखना है, उनके ऊपर कंट्रोल मेंटेन रखना है, तो उसको उसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो वो जो रिसोर्सेज थे वो उतने रहे नहीं थे इनके पास, क्योंकि ये बहुत कमजोर हो गए थे लड़ाई में। क्योंकि डोमेस्टिकली ब्रिटेन जो मेन लैंड था वहां पे जो है वो सबसे ज्यादा मतलब नुकसान वाली जगह थी एक यूरोप में, जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था दूसरे विश्व युद्ध में। तो इसलिए धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि इनको बोला जाने लगा कि भाई आप जो है अपनी अपनी कॉलोनियां हैं जो वो खाली करके जाना शुरू कर दो। जैसे फिर हम जानते हैं कि भारत जो है, भारत आजाद हुआ 1947 में, उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि ब्रिटेन ने बोला कि मैं फलस्तीन से भी जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जो पहले जो जायनिस्ट लोग थे या जो यहूदी थे, या फिर एक तरह से आप बोल दो कट्टरपंथी यहूदी भी वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में हो गए थे। और जो भी उनके मिलिशिया थे, जो हथियारबंद समूह थे उनके, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और एक पॉइंट ऐसा भी आया, बोला जाता है कि ब्रिटेन ने कहा कि मैं जो जितनी भी अब माइग्रेशन हो रही है बाहर से यहाँ पे यहूदियों की, मैं इस पे रोक लगाता हूँ। अब बहुत ज्यादा यहूदी हो गए यहाँ पे, अब और नहीं आने चाहिए। उसके बाद में ऐसा हो गया था कि जो जायनिस्ट थे उनके साथ में ब्रिटेन के रिलेशन खराब हुए और उन्होंने फिर ब्रिटेन वालों के ऊपर में भी हमले शुरू कर दिए थे। मतलब एक 3 फ्रंट वहां पे सिचुएशन बन गई कि एक तरफ अरब है, एक तरफ जो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, और एक तरफ जो है वो ब्रिटेन के जो कॉलोनाइजर हैं। इन तीनों के बीच में एक 3 फ्रंट वॉर जो है वो शुरू हो गया। और ब्रिटेन को तब पता चल गया कि भाई अब हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। तो अब पीछा छुड़वाने के लिए उन्होंने अब क्या किया, जैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के साथ किया कि ऐसे करते हैं, ये जो एरिया है इसको बांट देते हैं। तो एक जो है वो यहूदियों के को दे देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया जो है इस क्षेत्र का, और एक जो पर्टिकुलर एरिया है वो अरबों को दे देते हैं। 2 देश बना के मैं चला जाऊंगा। तो ये जो प्रस्ताव है ये यूएनओ जनरल असेंबली में जो है वो पेश हुआ। तो आप उसको देख भी सकते हो, वो आप उसको सर्च करना गूगल में, 1947 पार्टीशन प्लान। तो
उस पार्टीशन प्लान के तहत ये हुआ कि पहले वो सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ, उसके बाद में वो जनरल असेंबली में भी पास हो गया। उसमें यही था कि वो जो एरिया था पूरा, जिसको अभी हम इसराइल प्लस वेस्ट बैंक प्लस गाजा है, इसका कुछ एरिया जो है वो यहूदियों के लिए दे दिया गया, कुछ एरिया जो है वो अरबों के लिए दे दिया गया, और बोल दिया गया कि भाई ये दो राष्ट्र बनेंगे और ये दो साथ साथ जो है वो चलेंगे। अब जो इसराइल था, इसराइल वाले तो चालाक थे इस मामले में कि उनको तो मौका ही चाहिए था कि भाई हमको कोई ऐसा सिचुएशन मिले या कोई ऐसा प्रपोजल मिले और हम एक्सेप्ट करें। तो इसराइल ने तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो अरब थे, तो जितने भी अरब कंट्री थे, मिस्र था या सीरिया था या इराक था, सऊदी अरब था, जितने भी ये मतलब बड़े अरब कंट्री थे, इन सब ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरे का पूरा जो एरिया है वो हमको मिलना चाहिए। और ये जो था पॉइंट, मतलब जब इन्होंने 1947 में का जो पार्टीशन प्लान है उसको रिजेक्ट किया अरबों ने, ये सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ अल्टीमेटली जो फलस्तीन में रहने वाले अरब थे उनके लिए। तो इसके बाद में ये हो गया कि जो, क्योंकि इसराइल ने उसको मान लिया, इसराइल को तो मान्यता दे दी गई 1948 में, लेकिन फलस्तीन ने क्योंकि नहीं माना तो फलस्तीन को जो है कोई मान्यता नहीं मिली। लेकिन जैसे ही फिर 1948 में जो अंग्रेज थे वो वहां से निकले, क्योंकि जो ज्यूइश मिलिशिया थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, उनके पास में हथियार थे, वो बहुत ज्यादा लाइक आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजिकली टैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे करके एक एक दो दो चार चार गांव थे वो उस पर हमला करते थे, और उसकी जो पूरी पॉपुलेशन थी उसको बोलते थे कि या तो यहाँ से निकल जाओ नहीं तो हम आपको मार देंगे। इस तरह करके इन्होंने बहुत सारा एरिया जो अरबों को 1947 के पार्टीशन प्लान में अलॉट हुआ था, उसका मतलब लगभग 60 टू 70% एरिया जो इन्होंने उसके ऊपर में कब्जा कर लिया। और जो अभी हम देखते हैं जो पश्चिमी किनारा और गाजा पट्टी है, ये एरिया छोड़ के बाकी जो सारा एरिया था जो तो उनको मिला हुआ था वो भी, और जो कुछ उनका था भी नहीं वो भी, उस पूरे एरिया के ऊपर में उन्होंने कब्जा कर लिया। और वो 1948 का जो लड़ाई था उसको जो फलस्तीनी है वो अल नकबा बोलते हैं, कि मतलब कि जिसको इंग्लिश में कैटास्ट्रोफ बोला जाता है, कि जिसमें लगभग लाखों जो फलस्तीनी थे उनको जबरदस्ती जो था उनके गांव घरों के ऊपर में, उनके गांव के ऊपर में, जहां पे मतलब वो सदियों से रह रहे थे, उनके घर उनकी प्रॉपर्टीज वहां पे थी, वो जो ज्यूइश मिलिशिया थे वो आए, उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया और बाकी लोगों को डरा के भगा दिया, और जो लोग वहां से एक बार चले गए वो लोग वहां पे अभी तक नहीं आ पाए। तो जो सबसे पहली लड़ाई हुई ये वही था कि जब ब्रिटेन गया, जैसे हम बोल सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ ब्रिटेन गया, तो जो हमारे यहाँ पे मतलब दंगे हुए, ठीक है, उसी तरह के जो दंगे थे वो वहां हुए। लेकिन इन भारत पाकिस्तान और उसमें फर्क यही रहा कि अंग्रेज जहां पे सीमा बना गए थे सीमाएं वही रही, लेकिन इसराइल ने जो था उन सीमाओं को एनक्रोचमेंट करके बदल के अपना जो एरिया था वो बढ़ा लिया। तो फिर काफी हो हल्ला हुआ बहुत सालों तक। 48 में मतलब ऐसा हुआ कि जब इसराइल ने अपना एरिया बढ़ा लिया तो उसके बाद में एक बार इनके बीच में संघर्ष विराम करवा दिया गया। तो उस संघर्ष विराम में फिर क्या हुआ कि ये जो अभी पश्चिमी किनारा है और जो गाजा पट्टी है, जहां पे मतलब ज्यादातर जो शरणार्थी थे भाग के गए थे, क्योंकि जो गाजा में सिर्फ एक शहर था, अभी जो पूरी पॉपुलेशन है उसका ज्यादातर वो लोग हैं जो अल नकबा का टाइम था जब वो 1948 में वो भाग के जो अपनी जान बचाई थी वो वहां पे जाके बस गए, और वो आज आज भी वही है। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे गाजा में बहुत सारे कि ये रिफ्यूजी कैंप वो रिफ्यूजी कैंप, वो इसीलिए नाम है उनका कि वो अभी भी मतलब जो है वो वहां पे एज ए रिफ्यूजी ही जो लोग हैं वो रह रहे हैं। तो इसमें फिर ये चीज आई कि जो मतलब यूएनओ के पास जब ये मामला आया तो यूएनओ ने ये किया कि जो गाजा पट्टी थी, क्योंकि ये मिस्र के साथ में लगी हुई है, गाजा पट्टी का जो कंट्रोल है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो मिस्र को दे दिया गया, और जो पश्चिमी किनारा जॉर्डन के साथ लगा हुआ था, पश्चिमी किनारे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जॉर्डन को दे दिया गया। मतलब जो फलस्तीन है उसको एक राष्ट्र के तौर पे मान्यता नहीं दी गई, और जो इसराइल है उसको एक राष्ट्र के तौर पे मान्यता मिल गई थी 1948 में, जो कि जारी रही। और जो भी मतलब एरिया पे उसने कब्जा किया था
अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके वो एरिया भी एक तरह से यूएनओ ने उसके कंट्रोल में ही मान लिया। तो इस तरह से दोनों तरफ से ही असल में जो फलस्तीनी थे उनके साथ में अन्याय हुआ। तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि इस तरह का सिचुएशन जब भी आता है तो लड़ाई तो होगी ही ऑब्वियसली। तो 1967 में फिर एक लड़ाई हुई कि जिसमें जो सारे पड़ोसी थे इसराइल के, जिसमें जॉर्डन था, जिसमें सीरिया था, जिसमें लेबनान था, जिसमें मिस्र था, सबने एक साथ हमला किया। लेकिन क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट थी इसराइल को, तो इसराइल ने उनको हरा दिया। तो हराया तो सही, लेकिन उसके बाद में जो गाजा पट्टी के ऊपर में जो मिस्र का कब्जा था, उन्होंने मिस्र वालों को भी वहां से भगा दिया। और जो पश्चिमी किनारे के ऊपर में जो जॉर्डन का कब्जा था, वहां से उन्होंने जॉर्डन वालों को भी भगा दिया। तो उन्होंने दोनों जो वेस्ट बैंक था और गाजा पट्टी थी, दोनों के ऊपर में कब्जा कर लिया इसराइल ने। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो 1967 में जो है वो इसराइल के पूरे कंट्रोल में आ गया। फिर एक और भी लड़ाई हुई 1973 में, एक लड़ाई हुई जिसको योम किपुर वॉर बोलते हैं। ये जो अभी हमास ने हमला किया, ये उसी लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर में ये हमला हुआ था। वो भी अक्टूबर में लड़ाई हुई थी 1973 में। तो उसमें मिस्र ने और सीरिया ने इनके ऊपर में अटैक किया था, लेकिन उसमें भी वो दोनों हार गए थे। तो अब मतलब इस तरह के फ्लैश पॉइंट जो है वो आते रहे, लेकिन अब इनके बीच में अब बात वही आती है कि किसी ने समझौता करवाने की कोशिश की या नहीं की। तो जो सबसे एक बड़ी कोशिश थी वो 1993 में हुई, जिसको ओस्लो अकॉर्ड बोला जाता है। कि जो पीएलओ था, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, यासर अराफात जिसका लीडर था, आप सब जानते होंगे। तो यासर अराफात का जो संगठन था पीएलओ, वो क्योंकि एक मिलिटेंट संगठन था, तो उसके बीच में और इसराइल के बीच में वो जो ओस्लो अकॉर्ड था, वो बिल क्लिंटन राष्ट्रपति था उस टाइम पे अमेरिका का, उसने करवाया था। तो उस टाइम पे फिर ये हो गया था कि जो पीएलओ था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे और ये एक राजनीतिक ग्रुप बन गया था कि जो नॉन वायलेंट मेथड से जो फलस्तीनी है उनके लिए लड़ेगा। और जो इसराइल है कि इसराइल के साथ में वो इसराइल के वजूद को एक्सेप्ट करेगा, ये भी उन्होंने उसमें मान लिया था। और इसराइल के ऊपर में ये चीज डाली गई थी कि आप गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है उसमें जो भी स्टेटस क्यू है उसके साथ में आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। और अगला स्टेप उन्होंने ये बोला था कि ये वाला अकॉर्ड अगर जो है वो स्टैंड करता है, तो फिर हम जो अभी वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है, इसको हम फलस्तीन का जो देश है उसकी हम मान्यता दे देंगे और ईस्ट जेरूसलम जो है वो उसकी राजधानी बन जाएगा। ये सिर्फ वादा ही किया गया उस टाइम पे, मतलब उस समझौते के तहत, लेकिन उस समझौते में इस चीज को कोई पक्का मतलब साइन नहीं किए गए कि हाँ जो इस चीज को इम्प्लीमेंट किया भी जाएगा या कब किया जाएगा, ये भी कुछ बोला नहीं गया। लेकिन जो पीएलओ था, पीएलओ ने तो हथियार डाल दिए और इसराइल के वजूद को एक्सेप्ट कर भी लिया। लेकिन जो इसराइल था, इसराइल की मतलब जो यही थी बदमाशी थी, वो फिर भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक बार तो ओस्लो अकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने जो भी वेस्ट बैंक था उसके अंदर में जो यहूदी बस्तियां बसाने की जो प्रक्रिया थी वो उन्होंने जारी रखी, जो कि ओस्लो अकॉर्ड है और जो अंतरराष्ट्रीय कानून है, दोनों का एक तरह से उल्लंघन था। और करते कराते ऐसा हो गया कि जो ओस्लो अकॉर्ड था वो एक रद्दी के कागजों के अलावा उसकी और कोई जो वैल्यू है आजकल नहीं है। तो अब हम मेन बात के ऊपर में आते हैं कि ये तो चलो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया इसका, कि इसका अब जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है। तो जो ज्यादातर मतलब जो बुद्धिजीवी हैं वो यही बोलते हैं कि जिस हिसाब से कि टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो इसका सबसे अच्छा जो है वो रास्ता इसको सॉल्व करने का हो सकता है, कि जो आप वेस्ट बैंक है और जो गाजा पट्टी है इसको आप फलस्तीन नाम के देश की आप मान्यता दें, और जो ईस्ट जेरूशलम है वो जो है उसकी राजधानी होगा। तो इस तरह करके मतलब आप फलस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा दें, जैसे आपने इसराइल को एक राष्ट्र का दर्जा दिया हुआ है, और ये जो है ये दोनों साथ साथ चले। ये मतलब जो है कि जो 1967 के जो बॉर्डर थे उसके अकॉर्डिंगली जो फलस्तीन है उसको एक राष्ट्र का दर्जा मिले, जो कि बहुत सारे देश हम बात करते हैं, आपने सुना भी होगा टू स्टेट सोल्यूशन की जो बात आती है, अमेरिका भी बोलता है कि टू स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट होना चाहिए, चाइना भी बोलता है टू स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब यही है कि 1967 में जो बॉर्डर थे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो
फलस्तीन को जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को फलस्तीन राष्ट्र का जो है वो दर्जा मिल जाए। लेकिन अब उसमें इशू ये है कि जो दो अलग अलग राष्ट्र बनाना जो है वो तभी इंप्लीमेंट होता है कि अगर दोनों पार्टियां जो हैं दोनों तरफ वाली वो उसको लेके राजी हों। नहीं तो हिस्ट्री में हमको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जिससे टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो कोई अच्छे या फिर कोई मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग पीस लेके नहीं आ पाए। जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो आप, कि एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था पार्टीशन के टाइम पे, जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया जो है उसको, जो ब्रिटिश इंडिया है उसको हम एक 6 ऑटोनोमस टेरिटरी में डिवाइड कर देते हैं और एक लूज सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, इसको पार्टीशन मत करो। लेकिन अब देखो कि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करके 3 हिस्से तो बन गए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन जिस कट्टरपंथ को, धार्मिक कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए ये चीज की गई थी, वो कट्टरपंथ अभी का अभी भी वहीं का वहीं है। जो हिंदू कट्टरपंथी हैं उनके दिमाग से अखंड भारत नहीं निकलता, और जो मुसलमान कट्टरपंथी हैं उनके दिमाग से गजवाए हिंद नहीं निकला आज तक। और इसके साथ साथ जो दूसरे हैं उनको भी मतलब यही चीज लगी रहती है कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र बने या गजवाए हिंद बने तो आता है कि खालिस्तान क्यों ना बने, सिख राष्ट्र क्यों ना बने। तो इसलिए ये वाला जो एरिया है इंडिया पाकिस्तान जो है, इसको अपने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन जो रूट कॉज था वो वहीं का वहीं है। आज जो जितनी भी पूरी यहाँ पे ये कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू की वजह से जो ये मतलब पूरी दुनिया में एक हथियारों का या एक टेंशन का, एक परमाणु युद्ध का एक अड्डा बना हुआ है हमारा सब कॉन्टिनेंट, ये जो 1947 में पार्टीशन हुआ उसी की वजह से है ये। उसके अलावा आप नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की बात कर लो। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के भी 2 स्टेट सोल्यूशन तो बना दिया गया, लेकिन ना नॉर्थ कोरिया इसके लिए रेडी था ना साउथ कोरिया इसके लिए रेडी था। आज भी 1950 से लेके आज तक दोनों मतलब अभी भी ऐसा है कि लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लगे हुए हैं अभी तक। तो बात वही चीज पे आती है कि 2 स्टेट सोल्यूशन काम कब करता है। जैसे 2 स्टेट सोल्यूशन काम तब करता है कि जब दोनों तरफ जो है वो ऑनेस्ट हो और ऑनेस्टली एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं चेकोस्लोवाकिया की बात करते हैं, इसको एक कंट्री बनाया गया था, लेकिन 1990s में उन्होंने सोचा कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, तो एक चेक रिपब्लिक बन गया, एक स्लोवाकिया बन गया। वो मतलब दोनों आराम से शांति से अलग हो गए और वो दोनों राष्ट्र हैं, उनके बीच में कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो ये एक 2 स्टेट सोल्यूशन था जो सक्सेसफुल हुआ। उसके अलावा आप देखो वियतनाम में भी 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो डिजास्टर साबित हुआ। अल्टीमेटली उनको यूनिफाई करना पड़ा, उसके बाद ही वहां शांति आई। 2 स्टेट सोल्यूशन वहां पे भी जो है वो एक तरह से फेल हो गया। तो इसलिए 2 स्टेट सोल्यूशन जो है ये भी मतलब मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से फलस्तीनियों के अंदर कट्टरपंथ भरा हुआ है और जिस हिसाब से जो यहूदी हैं उनके अंदर कट्टरपंथ भरा हुआ है, कि 2 स्टेट सोल्यूशन ना तो यहूदियों को एक्सेप्टेबल है ना फलस्तीनियों को एक्सेप्टेबल है। फलस्तीनियों को भी पूरा का पूरा एरिया चाहिए और यहूदियों को भी पूरा का पूरा एरिया चाहिए। तो अब सोचो कि अगर आप उनको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करना जो है वो नई लड़ाइयों को जन्म देने के बराबर होगा। जैसे अगर आपने इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया तो उससे नई लड़ाइयां और नई गुटबंदियां बनी, जिससे अब जो इंटरनेशनली हथियारों का अड्डा बना हुआ है हमारा सब कॉन्टिनेंट। तो अगर फलस्तीन को भी आपने एक राष्ट्र की मान्यता दे दी तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फलस्तीन के अंदर गृह युद्ध होगा। क्योंकि देखो जो पीएलओ से जुड़े हुए संगठन हैं, जैसे फाता ग्रुप है, जो महमूद अब्बास राष्ट्रपति हैं अभी, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज हैं पीए के, उनके वो जो है वो मतलब पीएलओ के से जुड़े हुए संगठन हैं जिन्होंने 1993 के बाद में हथियार छोड़ दिए थे। अब वो तो है कि हम नॉन वायलेंट मेथड से पैलेस्टीनियन कॉज के लिए लड़ेंगे, लेकिन जो हमास है या अल कासिम ब्रिगेड है या और बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन हैं, वो क्या है, वो तो इसराइल के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। वो तो बोलेंगे हम लड़ेंगे, लड़के इनको सबको भगाएंगे यहाँ से, और उसके बाद में मतलब हम जो है वो पूरे का पूरा जो एरिया है उस पर कब्जा करके यहाँ पे फलस्तीन बनाएंगे। तो अब चक्कर इसमें यही आता है कि ऐसे सिचुएशन में आप 2 स्टेट सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, कि जब वो
साथ मतलब जो है वो एक दूसरे के साइड बाय साइड रहना ही नहीं चाहते। तो इसमें फिर अब यही बात आती है कि जो इसका एक सोल्यूशन और क्या बन सकता है कि ये जो एरिया है ये फलस्तीनियों को भी मिल जाए और ये एरिया है यहूदियों को भी मिल जाए। तो इसमें एक चीज ये बन सकती है कि टू स्टेट सोल्यूशन की जगह आप सिंगल स्टेट सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करो। जैसे वो कैसे हो सकता है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो जो यूएनओ है, यूएनओ का डेमोक्रेटाइजेशन होना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएनओ ही इस तरह के जो बड़े झगड़े हैं उनका जो है वो सोल्यूशन कर सकती है। अगर यूएनओ ही डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो डेमोक्रेटिकली किसी झगड़े को कैसे सॉल्व करेगी। तो यूएनओ की जो डेमोक्रेटाइजेशन है उसका जो सबसे पहला स्टेप यही है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी वीटो पावर जो है वो खत्म हो, ताकि ऐसा ना हो कि जो स्थायी सदस्यता वाला मेंबर है, अभी आप देखो कि जो एक रिसेंटली एक प्रस्ताव आया था जो जनरल असेंबली है उसमें, जिसमें कहा गया था कि गजा में जो है वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए। तो पूरे के पूरे जो देश हैं वो या तो उसको समर्थन कर रहे थे कि हाँ होना चाहिए, या फिर उन्होंने अब्सटेन कर लिया। सिर्फ दो देश जो थे उन्होंने उसका विरोध किया, एक इसराइल ने, एक अमेरिका ने। तो सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है कि अगर 15 मेंबर हैं और 14 मेंबर एक तरफ हो गए और अमेरिका ने ना कर दिया तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, वो गिर जाएगा। ऐसा क्यों है? तो इस अगर मतलब जो अमेरिका है वो डेमोक्रेसी का पूरा लीडर बना हुआ है दुनिया में, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको क्यों अनडेमोक्रेटिक रखा हुआ है? तो अनडेमोक्रेटिक जो कोई इंस्टीट्यूशन होगी उससे अनडेमोक्रेटिक सोल्यूशन ही होंगे, और अनडेमोक्रेटिक सोल्यूशन कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। तो सबसे पहली बात यह है कि चाहे आपने फलस्तीन को सॉल्व करना है, चाहे आपने कश्मीर को सॉल्व करना है, चाहे आपने यूक्रेन को सॉल्व करना है, चाहे कोई भी जो जियोपॉलिटिकल इशू है, उसका पहला जो सबसे पहला कंडीशन यही है कि यूएनओ का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। और उसके डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है कि वीटो पावर खत्म होनी चाहिए। चलो स्थायी सदस्यता रह जाए अभी के लिए, उसमें इशू नहीं है, लेकिन जो है वो वीटो पावर खत्म होनी चाहिए। तो उसके बाद में अब देखिए क्या हो सकता है कि जैसे यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, यूरोपियन यूनियन में क्या है कि सब कोई जो देश है उनका जो व्यापार है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनका जो डिफेंस है, इसकी जो पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वो यूरोपियन पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन जो भी लोकल इशू है उनका जो पूरी की पूरी पॉलिसी है वो सारे के सारे देश हैं वो बनाएंगे। और जर्मनी के जो लोग हैं वो फ्रांस में जा सकते हैं, फ्रांस के जो लोग हैं वो ऑस्ट्रिया में जा सकते हैं, ऑस्ट्रिया के लोग जो हैं वो आयरलैंड में जा सकते हैं, उनको इधर उधर आने जाने की पूरी आजादी है। तो इसी तरह का सिस्टम जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाया जाए फलस्तीन में, कि जो इसराइल है, वेस्ट बैंक है और गाजा है, इन तीनों का सबसे पहले जो है यूएनओ की डेमोक्रेटाइजेशन के बाद में इनका डीमिलिटराइजेशन हो। इसमें जो भी इस तरह के संगठन हैं, जो हमास जैसे संगठन है, कोई इस्लामिक जिहाद है, कोई अल कासिम ब्रिगेड है, उन सबको जो मतलब हथियार उनके छुड़वाए जाएं। और दूसरी बात, जो इसराइल है, इसराइल की मिलिट्री को भंग किया जाए, क्योंकि हमास अगर आतंकवादी है तो इसराइल की मिलिट्री भी आतंकवादी है, शायद वो उनसे बड़ी आतंकवादी है हमास वालों से। क्योंकि आतंकवादी संगठन अगर कोई गलत काम करता है तो वो तो फ्रिंज एलिमेंट है, एक नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन अगर वही काम कोई जो लोकतांत्रिक देश की कोई सरकार करती है तो उससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं है, और उससे बड़ा टेररिस्ट जो है वो कोई नहीं है। इसलिए जो इसराइल की मिलिट्री है वो भंग हो, और उसके साथ साथ ये जितने भी मतलब फ्रिंज एलिमेंट लड़ रहे हैं, चाहे कोई ईरान का प्रॉक्सी है, चाहे कोई किसी का भी प्रॉक्सी है, चाहे कोई कतर का प्रॉक्सी है, इन सबका जो है वो वहां से इनके सारे के सबके हथियार छीने जाएं, और इस पूरे एरिया का कंट्रोल जो है वो यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स के हाथ में दिया जाए, ताकि किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो। जैसे अभी वेस्ट बैंक में हो रहा है कि जो कट्टरपंथी यहूदी सेटलर हैं वो जाके वहां पे रहने वाले जो फलस्तीनी हैं उनका जब से हमास ने हमला किया है उनका उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। और जो इसराइल की मिलिट्री है और जो इसराइल की फौज है वो उनके साथ खड़ी होती है कि ठीक है इनको पीटो, इनको मारो,
हम आपके साथ हैं। इस तरह की बदमाशी जो है ना तो फलस्तीन वालों को करने दी जाए, ना इसराइल वालों को करने दी जाए। और ये अगर कोई इम्प्लीमेंट करवा सकता है तो वो कोई न्यूट्रल जो है फोर्स ही करवा सकती है, जो कि यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स हो। और इसके साथ फिर यही है कि आप इन तीनों एरिया को एक ऑटोनॉमस एरिया डिक्लेयर करो और उसके बाद में एक लूज सेंट्रल गवर्नमेंट बने। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक नेशन हो और इस नेशन के अंडर ये 3 एरिया आ जाए या इससे ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं ऑटोनॉमस एरिया, कि एक जो लूज सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो जो भी करेंसी के इशू हैं, जो भी ट्रेड के इशू हैं, जो भी फॉरेन पॉलिसी के इशू हैं, जो भी डिफेंस के इशू हैं वो देखे, लेकिन जो भी सारे लोकल इशू हैं वो उस एरिया है, चाहे वेस्ट बैंक है, चाहे इसराइल के आप 2-3 और मतलब जो हिस्से कर दो, गाजा है, वो सब अपने अपने देखें और आप शांति से रहो और दूसरों को भी आप शांति से रहने दो। यही एक तरीका है कि जिसमें पूरे का पूरा जो एरिया है वो फिलिस्तीनियों का भी हो जाएगा, पूरे का पूरा जो एरिया है वो यहूदियों का भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इनको बांटोगे, सीधी सीधी बात है, अगर आप 2 स्टेट सोल्यूशन भी इंप्लीमेंट करते हो, अगर आप इनको बांटोगे तो वो नई लड़ाइयों को जन्म देगा। जैसे मैंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान को आपने अलग भी कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी समस्याएं पैदा हुई एज कंपेयर टू अगर ये एक साथ रहते तब समस्याएं पैदा होती। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से खत्म करने का जो तरीका यही है कि इनके बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करवाई जाए। अगर ये नहीं चाहते तो इनको मजबूर किया जाए एक दूसरे के साथ में पीसफुली कोएग्जिस्ट करने को। और ये जो एक एरिया है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ठीक है, और जो भी अभी पॉपुलेशन है ये इवनली डिवाइड है यहाँ पे, कि जो भी अभी ये इसराइल है प्लस वेस्ट बैंक है प्लस गाजा है, इसमें बोला जाता है कि 6.8 मिलियन जो है वो ज्यू है और 6.8 मिलियन अरब है। तो ये बराबर बराबर इनकी पॉपुलेशन है दोनों की। तो इसीलिए अगर आप इनको पीसफुली कोएग्जिस्ट करवाते हो, इनको समझाते हो, और अगर कोई बदमाशी भी करता है तो थोड़ी आप फोर्स का इस्तेमाल भी करते हो, रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल करते हो, और अगर आप एक ऐसा मॉडल क्रिएट करते हो तो ये वाला मॉडल जो है ये और बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल इशू हैं दुनिया में वो उनके लिए भी एक जो है वो उनको राह दिखाएगा कि हाँ इस तरह से भी कोई इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है। और इस चीज को लेके आप मतलब जो सारे देश हैं, चाहे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, चाहे अरब देश हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, मिस्र है, इन सबको कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि जो इसराइली लोग हैं या जो फलस्तीनी लोग हैं वो कोई मतलब चेस के कोई वो नहीं है, खिलौने नहीं है कि वो जब भी कोई आए कभी फलस्तीन का कोई संगठन आके इसराइलियों को मार जाए और कभी उसके बाद में फिर इसराइल जो है वो फलस्तीनियों को मारता रहे। तो ये मतलब जो है ये जो मतलब जो भी हो रहा है ये रुकना चाहिए। और रुकने के साथ साथ ये है कि इनको एक बार रोक के हमको एक इस तरह का सोल्यूशन जो मैंने प्रपोज किया है, कोई दूसरा जो है कोई और भी कोई सोल्यूशन प्रपोज कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वन वन स्टेट सोल्यूशन जो है, सिंगल स्टेट सोल्यूशन जो है, उससे अच्छा अब कोई और सोल्यूशन नहीं है जो कि ड्यूरेबल हो या जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो। और जो भी मतलब आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम होंगी टू स्टेट सोल्यूशन के जब पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो सोल्यूशन है ये उन सब प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस करते हुए इनको निगेट कर मतलब कर रहा है एक तरह से, अगर हम थ्योरेटिकली देखते हैं तो इसलिए सबसे पहली बात यही है कि सबसे पहली मांग यही उठनी चाहिए कि जैसे यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी जो बोल रहा है, अब इसराइल तो उसकी बात ही नहीं मान रहा, वो तो बोलता है कि वो हमास का स्पोक्स पर्सन है जो यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी है। तो इस तरह के मतलब जो गवर्नमेंट है जो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को इस तरह बोलते हुए कि जो मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। ऐसे कैसे बोल दिया कोई उनको मतलब जो है कोई भी डिप्लोमेटिकली कोई भी सरकार चुनी सरकार है, ये कोई डेमोक्रेटिक सरकार की लैंग्वेज नहीं है ना। जो भी मतलब इसराइल बात कर रहा है या जो भी हमास बात कर रही है कि जो इसराइल है वो धरती के ऊपर भार है, इस तरह की बातें जो हैं, तो बात वही है कि हमास वाला तो आतंकवादी संगठन है, वो तो चलो कर रहा है, वो तो हमको बोल रहे हैं उसको तो आतंकवादी संगठन, लेकिन इसराइल की सरकार अगर उसके उससे ज्यादा बड़े बयान दे रही है कि हम
परमाणु बम फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसका मतलब ये तो हमास से भी बड़े आतंकवादी हैं। सिर्फ टैग है उनके पास में कि भाई ये चुनी हुई सरकार और फौज है, वो चाहे आतंकवादी करती रहे, लेकिन वो उनको सेल्फ डिफेंस के लपेटे में लेके आप कुछ भी करते रहो उसके बाद तो। और अभी फलस्तीनियों की बारी है, कल को किसी और की बारी आएगी, कल को यहाँ पे भी होगा कुछ, कश्मीर में होगा, कल को यहाँ पे होगा कुछ। तो ये मतलब इस तरह के जो भी सोल्यूशन है, आम लोगों को, आम लोग जो है वो, उनको आम लोगों के साथ में सिंपैथेटिक होना चाहिए। उन वो उनको, जो भी कोई फलस्तीनी है, कोई भी रीजनेबल आदमी है ना, तो कोई फलस्तीनी हमास की सपोर्ट करता है, और ना ही कोई जो रीजनेबल कोई इसराइल वाला कोई जो नागरिक है वो अपनी सरकार की सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बात वही है कि आम लोग जो है, आम लोगों को आम लोगों के साथ में सिंपैथेटिक रहना चाहिए। और कोई भी जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, चाहे वो हमास फैला रहा है, चाहे वो इसराइल फैला रहा है, चाहे वो अमेरिका फैला रहा है, कोई भी फैला रहा है, चाहे वो ईरान फैला रहा है, हमको उसको थोड़ा सोचने और समझने के बाद में हमको अपना कोई व्यू जो है वो बनाना चाहिए। आम लोगों को हमेशा आम लोगों के साथ में सिंपैथेटिक अगर हम रहेंगे, तभी कोई ऐसा है कि अगर हमारे ऊपर में कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो हमारा भी साथ देगा कोई। लेकिन अगर भैया कि कोई मुश्किल में कोई है, हम उसका साथ नहीं दे रहे, तो मॉरली फिर हमको भी कोई राइट नहीं बनेगा कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम दूसरों को बोले कि तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। तो इसलिए जो पूरी दुनिया के लोग हैं, चाहे वो कहीं पे भी रह रहे हो, चाहे भारत में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, सबको कि इसका जो है कोई ड्यूरेबल सोल्यूशन इस हिसाब से बनाया जाए कि इसराइल और फलस्तीन के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहें, ना कि उनको दो कंट्रियों में डिवाइड करके उनको अलग अलग राष्ट्र बना के देके कोई नई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की जाए। तो यही थी मेरी बात। तो बाकी अब आप लोग इसमें कुछ जो है वो ऐड करना चाहो, या मतलब कुछ और इसमें कुछ क्वेश्चन हो या कोई भी और बात हो, तो आप अब डिस्कशन जो है वो हम कर सकते हैं।